Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. In the series of biomolecule, now we are taking the last topic of this chapter, that is enzymes. Okay, enzymes बहुत ज़्यादा important topic है, नीट aspect से तो बहुत ज़्यादा important है, काफ़ी सारे questions आते हैं. बात करते हैं इसके बारे में. अगर हम एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि इसका नेचर कैसा होता है, तो बेसिकली ये क्या होता है, इट इज़ अ प्रोटीनेशियस इन नेचर. तो बेसिकली इट इज़ अ प्रोटीन जो क्या करता है, किसी ना किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है. क्या करता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेता है और उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने में हेल्प करता है. क्या करता है, हेल्प इन कंप्लीशन, राइट. ओके, उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने में हेल्प करता है. इसलिए हम इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी बायो कैटलिस्ट. ओके, अगर आप केमिस्ट्री में जानते हो कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट जो क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और हेल्प करते हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा बूस्टअप देते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ये बायो से रिलेटेड देख रहे हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड दी बायो कैटलिस्ट. क्लियर है ये चीज़. ओके, हमने बोला कि ये प्रोटीन है. अब देखो, प्रोटीन का तो हमने पढ़ा था कि इसकी स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन में फर्दर फोल्डिंग होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सब तरह की स्ट्रक्चर होती है. अल्टीमेटली एक 3D स्ट्रक्चर बन जाता है. तो ऑब्वियसली एंजाइम का भी एक 3D स्ट्रक्चर होगा. और अगर एंजाइम का एक 3D स्ट्रक्चर होगा, सपोज ये एक एंजाइम का स्ट्रक्चर है, तो एंजाइम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है कि इसके बीच में जगह जगह क्या हो जाती है, ऐसी पॉकेट्स बन जाती हैं. क्या बन जाती हैं, पॉकेट्स, या फिर बोल सकते हैं क्रिवाइसेस, मतलब डिप्रेशन. कुछ छोटा सा अंदर डिप्रेशन बन गया. इसको ही हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्टिव साइट. क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट. अब देखो, अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कोई भी रिएक्शन क्या होती है कि एक सबस्ट्रेट है, वो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है और उससे क्या बन रहा है, अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट बन रहा है. अब ये क्या करता है, उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है. तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो सबस्ट्रेट होते हैं वो इस क्रिवाइसिस में आकर फिट हो जाते हैं. अब देखो, लॉक एंड की वाला मेथड है. क्या लॉक में कोई भी की फिट हो जाएगी? नहीं. अगर आपका घर का जो लॉक है उसमें वही पर्टिकुलर उस लॉक की ही उसमें फिट होगी. ऐसे ही बिकॉज इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, तो सबस्ट्रेट भी क्या होना चाहिए, द सबस्ट्रेट ऑल्सो शुड बी लाइक दिस. ओके, जब ये आएगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये इसमें फिट हो जाएगा, इट विल फिट इनटू दिस. और ये क्या बना लेंगे, एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जिसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो अगर मैं रिएक्शन की फॉर्म में लिखूँ तो एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, और क्या बनाया इसने, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ओके ना, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये ट्रांजिशन स्टेट में होता है. मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इसको तो इससे जुड़ गया और अब ये इसके साथ हट ही नहीं रहा. नहीं, वो कहता है कि बस थोड़ी देर के लिए आओ, मेरा काम ख़त्म करवाओ और फिर तुम जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी खुद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है. कौन कह रहा है, ये सबस्ट्रेट बोल रहा है. तो सबस्ट्रेट कह रहा है कि बस थोड़ी देर के लिए मेरे पास आओ और मेरी हेल्प करा दो, थोड़ी देर के लिए बस मेरी हेल्प करा दो. तो ये क्या होती है, दिस इज़ दी ट्रांजिशन स्टेट. ओके, मतलब एक इसी स्टेट में नहीं रहते हैं. ये आगे क्या होता है, व्हाट हैपन, जैसे ही सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड होता है, ये क्या करता है, एंजाइम में और थोड़ा सा चेंज करता है और टाइटली बाउंड हो जाता है. ठीक है, जैसे ही एंजाइम आया, पहले तो वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जैसे फिट हुए तो अब इनको अच्छे से समझ में आ गया तो और अच्छे से फिट हो जाते हैं. जैसे की भी और अच्छे से सेट होती है ना लॉक के अंदर, जैसे ही अच्छे से फिट होते हैं, ये एंजाइम क्या करता है, इस सबस्ट्रेट के अंदर बॉन्ड्स, कुछ बॉन्ड्स को ब्रेक करता है और कुछ बॉन्ड्स को क्या करता है, बनाता है, फॉर्म करता है. ठीक है, कुछ ब्रेक किया, कुछ फॉर्म किया और अल्टीमेटली उस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एंजाइम फॉस्फेट, सॉरी प्रोडक्ट, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. ओके, अब इसमें कन्वर्ट होने के बाद ये अब वापस नहीं आ सकता है. तो देखो, मैंने रिवर्सिबल नहीं बनाया, यहाँ रिवर्सिबल स्टेट है, बट यहाँ पे ये वापस नहीं बनेगा अभी. ओके, अब तो बन गया, उसमें कुछ टूट गया, कुछ बन गया, तो अब नहीं होगा उसमें कुछ भी. और अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे ही प्रोडक्ट बना, अब वो बोलेगा तुम जाओ अब यहाँ से, मुझे तुम्हारी अब ज़रूरत नहीं है, मेरा काम हो गया है, मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका हूँ. तो अब एंजाइम यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और प्रोडक्ट हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा.
अब एंजाइम क्या करेगा, बोलेगा इसको तो मेरी ज़रूरत नहीं है, बट हो सकता है दूसरे सबस्ट्रेट को मेरी ज़रूरत हो, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे सबस्ट्रेट के पास जाएगा और उसके साथ रिएक्शन करेगा। तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, सिर्फ एक रिएक्शन में एंटर करता है, उसको बूस्टअप करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने का काम करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है और फिर दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। समझ में आया, ये तो किस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है। नाउ क्वेश्चन आता है कि ये हम बोल रहे हैं बार बार कि ये बूस्टअप करता है, तो भाई ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से ये इस रिएक्शन को बूस्टअप करके और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने में हेल्प करता है। ऐसा एक्चुअली होता क्या है, देखो कोई भी चीज़ होती है उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे देखो, अगर दिस इज दी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जब भी हम कोई सबस्ट्रेट देते हैं और यहाँ पे क्या है, दिस इज दी रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। चलो अब हमने क्या दिया, एक सबस्ट्रेट दिया और हमने कहा कि इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबस्ट्रेट को जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है, सपोज सबस्ट्रेट को एक पाथवे से एंटर करना पड़ता है। देखो रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है तो उसमें कुछ ना कुछ पाथवे होगा, वो उस पाथवे से एंटर करेगा और उस पाथवे से एंटर करके और फिर क्या करेगा, मतलब एक तरह से ये है कि भाई इसको यहाँ से वहाँ जाना है तो उसको एक रास्ते से जाना है, वो रास्ता बहुत लंबा है, वो क्या करेगा, ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ने में उसको बहुत एनर्जी लग जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, इतनी उसको एनर्जी लग जाएगी, ऊपर पहाड़ पे चढ़ेगा, फिर नीचे उतरेगा और तब जाके वो प्रोडक्ट से मिलेगा या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जितनी एनर्जी उसको चाहिए इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार बेचारा सबस्ट्रेट चढ़ते चढ़ते क्या हो गया, थक गया, तो वो क्या करता है, यहाँ पहाड़ तक चढ़ ही नहीं जा पाता और बीच में हार मान लेता है। अल्टीमेटली वो रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट ही नहीं हो पाती है, और प्रोडक्ट बन ही नहीं पाता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब हम इसको देते हैं कि चलो जी आपको एंजाइम दे देते हैं। तो हमने क्या दे दिया उसको, एंजाइम और सबस्ट्रेट दिया। जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट मिला तो इसको एंजाइम ने एक छोटा सा रास्ता दिखा दिया और बोला चलो तुम्हें मैं एक दूसरे रास्ते से लेके चलता हूँ जो बहुत छोटा रास्ता और काफ़ी कम एनर्जी तुम्हें चाहिएगी, दैट इज़ ऑल्सो एक्टिवेशन एनर्जी। बट क्या कर दिया उसने, इस रास्ते को छोटा कर दिया, जिसकी वजह से अब उसको बहुत छोटे से पहाड़ पे ही चढ़कर जल्दी से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली एंजाइम कर क्या रहा है, ये एंजाइम इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देता है ताकि सबस्ट्रेट जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आ रही है बात, ठीक है, कि एक बड़े पहाड़ पे ना चढ़कर उसको एक छोटा पहाड़ दिखा देता है, एक बीच का रास्ता दिखा देता है, ये शॉर्टकट बता देता है, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से भी हम वहीं तक ही पहुँच जाएंगे। ओके नाउ अब ये डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट ऊपर है या प्रोडक्ट नीचे है। दो तरह की रिएक्शन होती है, वन इज कॉल्ड दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अनदर इज कॉल्ड दी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि सबस्ट्रेट तो अपर लेवल पे होता है, दिस इज एट अपर लेवल, और प्रोडक्ट क्या होता है, लोअर लेवल पे होता है। देखो भाई ऊपर से चढ़ा और नीचे आया तो क्या होगा, अगर मैं माइनस करूँगी तो ये ज़्यादा नंबर है, इसका कम नंबर है, तो मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ से एनर्जी रिलीज्ड होगी, ठीक है। और इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, बाहर निकालना। बट अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो उसमें देखो कैसा होगा, इट विल बी लाइक दिस, ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है, मतलब रास्ता इस तरह का है कि ऊपर चढ़ के उसको वहीं पे ही प्रोडक्ट मिल रहा है। अब इस तरीके में सबस्ट्रेट लोअर है, उसकी वैल्यू कम है, प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, तो माइनस हो गया, यानी कि हमें इसमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। ओके, तो ये क्या हो गई,
एंडोथर्मिक, एंडो, उसको थोड़ी और एनर्जी दो तभी तो वो जाएगा ऊपर तक, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतनी लो एनर्जी पे है कि वो अभी तक तो एकदम सो रहा है। अभी उसको उठाना पड़ेगा कि खड़ा हो और इसको पहाड़ पे चढ़ना है और तेरे को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। ये ऑलरेडी जगा हुआ है, इसको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको तो थोड़ा सा और बूस्टअप किया और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है? दो तरह की रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। सो ये तो हो गई एंजाइम की बात। बट क्वेश्चन अभी और कहाँ से आता है, देखो एंजाइम को बहुत सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमें बात करनी पड़ेगी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, देखो पहला फैक्टर होता है दैट इज दी टेम्परेचर। एज आई टोल्ड यू, एंजाइम कैसा होता है, प्रोटीन का होता है, और प्रोटीन आपको पता है कि हाई टेम्परेचर पे सस्टेन नहीं करता। हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन क्या हो जाते हैं, डिग्रेड आउट हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, डिग्रेड आउट हो जाते हैं। तो यानी कि ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर विच इज़ अराउंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या होता है, इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे वो काम करता है। जैसे ही इस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं अप टू 40 तक भी वो काम करेगा, बट जैसे ही 40 हुआ उसके बाद उसकी एक्टिविटी डिग्रेड होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर है, प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है, इट्स लाइक दिस, ठीक है। ये क्या है, दिस इज आवर ऑप्टिमम टेम्परेचर, ओके। अब भाई इस पर तो ये काम करेगा। अब इस टेम्परेचर जैसे ही लोअर हुए, कम भी तो हो जाएगा ना, जैसे ही लोअर हुआ टेम्परेचर तो ये क्या हो गया, ठंड लगने लगी, तो ये क्या हुआ, ये फ्रीज हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये जो एंजाइम है ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पर तो, ठीक है। हाँ, जैसे हम बहुत ठंड में काम नहीं कर सकते हैं, और जैसे ही हाई टेम्परेचर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, या आप बोल सकते हो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करेगा। समझ में आ रहा है टेम्परेचर का रोल, ओके। सेकेंड आ जाता है, देखो अब कुछ और ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर एरिया में मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं, वहाँ पे अगर एंजाइम को आइसोलेट किया तो वो वाले एंजाइम तो हाई टेम्परेचर भी बेयर कर सकते हैं, बट इन जनरल एंजाइम हाई टेम्परेचर बेयर नहीं कर सकते। बट अगर इसकी जगह हम बात करें इनऑर्गेनिक इसकी कैटालिस्ट की, किसकी बात कर रहे हैं हम, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, वो इनऑर्गेनिक है तो उसको टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना प्रेशर का कोई फर्क पड़ता है, वो अपनी ही स्केल पे, अपनी ही पेस पे काम करता है, ओके। दूसरा हम ले लेते हैं पीएच। पीएच का भी सेम यही फंडा है, एक ऑप्टिमम पीएच पे ही ये काम करता है। उसके नीचे हुआ तो भी इनएक्टिवेट हो गया और ज़्यादा हुआ तो भी ये काम नहीं करेगा, उसके लिए एक ऑप्टिमम पीएच की ज़रूरत होती है। क्लियर है ये दोनों पॉइंट, ठीक है। आगे चले, नाउ अब लेते हैं थर्ड फैक्टर जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। थर्ड फैक्टर क्या है, दैट इज दी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। देखो हम क्या बोल रहे हैं, एंजाइम का रोल ही क्या है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना, राइट। क्या करते हैं, जैसे ही हम एंजाइम को सबस्ट्रेट देते हैं और सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ाते जाते हैं तो एंजाइम और ज़्यादा बाउंड होता है और ज़्यादा रिएक्शन प्रोसीड होती है। बट एक टाइम ऐसा आता है कि रिएक्शन आगे बढ़ती ही नहीं है, लाइक दिस, कि ये क्या हुआ, रिएक्शन बढ़ रही है, बट अब इसके बाद ये क्या हो गई, स्टेबल होनी शुरू हुई। जैसे ही हमने सबस्ट्रेट, यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट, और ये क्या है, वेलोसिटी, या फिर आप बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी, अब क्या हुआ, जैसे ही सबस्ट्रेट हमने बढ़ाते जा रहे हैं रिएक्शन भी बढ़ती जा रही है, बट एक टाइम के बाद ये रिएक्शन क्या हो जाती है, स्टेशनरी हो जाती है, स्टेशनरी, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा क्या होता है कि स्टेशनरी की हो जाती है। देखो सपोज किसी रिएक्शन में हो सकता है 10 एंजाइम प्रेजेंट है, हमने क्या किया, पहले 2 सबस्ट्रेट दिए, फिर 3 सबस्ट्रेट दिए, 4 दिए, 5 दिए, 6 दिए, और अल्टीमेटली हमने 10 सबस्ट्रेट। तब तक तो रिएक्शन बढ़ती रही। अब 10 के बाद मैं और भी सबस्ट्रेट प्रोवाइड करूँगी तो
तो एंजाइम ही अवेलेबल नहीं है, सारे एंजाइम तो ऑक्यूपाइड हो गए सबस्ट्रेट से, सारे एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से ऑक्यूपाइड हो चुकी है, तो अब उसके पास फ्री एंजाइम अवेलेबल नहीं है जो उसको रिसीव कर सके सबस्ट्रेट को। तो अब हम सबस्ट्रेट ऐड भी करेंगे तो भी रिएक्शन नहीं बढ़ेगी। समझ में आ रहा है क्यों नहीं बढ़ती है? इसको हम बोलते हैं दैट इज दी वी मैक्स, मतलब इस पर वेलोसिटी, किसी रिएक्शन की वेलोसिटी कितनी हो गई? मैक्सिमम हो गई। क्या हो गई? मैक्सिमम। दैट इज कॉल्ड वी मैक्स। ओके, एक पॉइंट आता है यहाँ पर, इस वी मैक्स का हाफ, इस वी मैक्स का हाफ देखो, इसका जस्ट हाफ यहाँ पे कहीं मुझे लग रहा है। ओके, जहाँ वी मैक्स का हाफ इतनी रिएक्शन हो जाती है उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड KM, the substrate, the concentration of substrate at which this Vmax will become half। ठीक है, मतलब कि अपनी आधी क्षमता तक, आधी अपनी लेवल तक वो पहुंच चुका है, उसको हम बोलते हैं KM। क्या बोलते हैं इसको? मिकेलिस कांस्टेंट। याद रखना, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, मिकेलिस कांस्टेंट, आप इतना याद रखो। क्लियर है ये चीज़? क्लियर है? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम का सबस्ट्रेट ऐड करते हैं बट एक टाइम के बाद सबस्ट्रेट ऐड करने पे भी रिएक्शन नहीं बढ़ी बिकॉज एंजाइम अवेलेबल नहीं है अभी और बाइंड करने के लिए, तो वो स्टेशनरी हो जाती है। दैट इज कॉल्ड वी मैक्स। अभी वी मैक्स जहाँ उसका हाफ हो जाता है, वी मैक्स का हाफ है, वहाँ पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को हम बोलते हैं KM, दैट इज द मिकेलिस कांस्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक तरह से इनका रिलेशन देखें तो KM इज इक्वल टू वी मैक्स डिवाइडेड बाय 2, ये इक्वेशन है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट आ जाता है दैट इज दी इनहिबिटर। ठीक है ना, इनहिबिटर्स क्या करते हैं? देखो नाम ही समझ आ रहा है, इनहिबिट, जो क्या करते हैं? एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। क्या करते हैं? इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी। अब क्या किया? एंजाइम क्या करते हैं? जैसे कि एंजाइम यहाँ पर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रहा है बट यहाँ पे बहुत सारे इनहिबिटर भी प्रेजेंट है। कई बार क्या करते हैं, ये सबस्ट्रेट को धक्का देकर या उसके जगह खुद बाइंड हो जाते हैं। अब बेचारा एंजाइम, देखो भाई उसके पास तो यही है, अब इनहिबिटर भी हो सकता है इसी तरह का हो, वो उससे बाइंड हो जाता है और सबस्ट्रेट को साइड में हटा देता है। जैसे ये बाइंड होता है, ये क्या करता है? एक वायरस की तरह है, ये उस पर अटैक करता है और एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय या मतलब थोड़ा सा डिफॉर्मिटीज़ ला देता है। अब डिफॉर्मिटीज़ लाने से ही क्या होती है? एंजाइम की एक्टिविटी शट डाउन हो जाती है। एंजाइम एक्टिविटी शट डाउन। ठीक है, क्लियर है? दैट इज कॉल्ड इनहिबिटर्स। तो इसकी अगर प्रेजेंस हो तो भी एंजाइम की एक्टिविटी डाउन हो जाती है। इसमें एक नाम आता है दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं ये? देखो इनहिबिटर तो समझ में आए बट कॉम्पिटिटिव मतलब ऐसा कॉम्पिटिटिव, जैसे हम जानते हैं कि कॉम्पिटिटर कौन होता है? द कॉम्पिटिटर जो हमारे लेवल का हो, हमारा बराबर का हो, उसी को हम कॉम्पिटिटर बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होते हैं? ऐसे इनहिबिटर जिनकी स्ट्रक्चर क्या इन सबस्ट्रेट के बराबर हो, जो सबस्ट्रेट के जैसे दिखते हो, हूबहू बिल्कुल कॉपी हो उसकी, तो क्या करता है एंजाइम? कंफ्यूज हो जाता है और वो एंजाइम सब इस इनहिबिटर के साथ बाइंड हो जाता है। ऐसे इनहिबिटर को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। समझ में आ रहा है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जिसकी स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर के जैसी हो। कंपटीशन हो जाएगा, फिर उन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए। क्लियर है ये चीज़? ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम है दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ये एंजाइम जनरली क्या कर रहा है? ये सक्सिनेट के साथ बाइंड कर रहा है और सक्सिनेट के साथ आगे फर्दर कुछ भी प्रोडक्ट बनाएगा। बट यहाँ पे आ जाता है मेलोनेट। ये मेलोनेट क्या करता है? सक्सिनेट के साथ कंपटीशन करता है और सक्सिनेट को हटाकर खुद बाइंड हो जाता है क्योंकि कुछ उस तरह का ही रहता है, तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को शट डाउन कर देता है। समझ में आया? कौन कौन से फैक्टर्स हुए? टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड इनहिबिटर्स। ये 4 फैक्टर है को जो किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, या तो डाउन कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि एंजाइम्स को हम अलग अलग
कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। देखते हैं एक टेबल में कि वो सारी कैटेगरीज कौन कौन सी है। यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरीज बताई है, चलिए बात करते हैं सबके बारे में। पहला एंजाइम ऐसा कैटेगरी का है जो क्या करता है, ऑक्सीडोडिडक्टेज एंड डीहाइड्रोजिनेज। मतलब क्या करता है, अगर हमने एक एंजाइम को इसके साथ रिएक्ट कराया सबस्ट्रेट के साथ, तो सपोज एक सबस्ट्रेट ऑलरेडी ऑक्सीडाइज स्टेट में है और दूसरा सबस्ट्रेट रिड्यूस स्टेट में, तो ये क्या करता है, जब एंजाइम इस पर वर्कआउट करता है तो ये क्या करता है, इसको तो रिड्यूस कर देता है और दूसरे वाले को, इसको एस डैश शो कर रही हूँ, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो क्या हुआ, ये तो रिड्यूस हो गया और एस डैश अब क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। सो ये इस तरह से दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देता है, ऑक्सीडेशन भी करता है, रिडक्शन भी करता है। दैट कैटेगरी इज नोन एज ऑक्सीडोडिडक्टेज और डीहाइड्रोजिनेज। ये कैटेगरी है एंजाइम की। कुछ एंजाइम इस तरह से काम करते हैं। एक एंजाइम क्या करता है, ट्रांसफरेज। ये क्या करता है, एक सबस्ट्रेट के साथ मान लो कोई ग्रुप अटैच है, ये क्या करता है, उस ग्रुप को यहाँ से रिमूव करता है और दूसरे सबस्ट्रेट के साथ अटैच कर देता है, लाइक दिस। समझ में आया? तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, उस ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर करने का काम करता है। थर्ड कैटेगरी आती है हाइड्रोलेसिस। हाइड्रो मतलब क्या, वाटर, मालूम है ये आप लोगों को। तो यानी यहाँ पे वाटर का कुछ रोल होता है। क्या करता है, कोई भी मान लो सपोज दो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना होता है तो कई बार हम क्या करते हैं, इसको वाटर से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो वाटर क्या करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तभी तो इसके दो हाथ खाली होंगे। अभी तो क्या है, दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, उन दोनों ने ऐसे दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं। अब क्या है, एक तीसरा भी आया कि भाई मुझे भी अपने साथ ले लो, तो उन दोनों को अपना एक हाथ तो छोड़ना पड़ेगा ना। उन्होंने क्या किया, एक हाथ तो पकड़ के रखा और एक हाथ को छोड़ दिया, तो अब दोनों के पास ही एक एक हाथ हो गया, जिसको वो था दूसरे पर्सन के साथ अटैच करने में यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से उसको अपने साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने वाटर की हेल्प से उस एक बॉन्ड को ब्रेक किया। कई बार क्या करता है, यहाँ पे दो बॉन्ड भी नहीं होता, ये सिंगल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है, ये बन जाता है एंड दिस इज लाइक दिस। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, ओके। तो ये क्या करता है, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, CC बॉन्ड, C हैलाइड बॉन्ड, PN बॉन्ड, इन सबको इसमें ब्रेक करने का काम करता है, बट विद द हेल्प ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। लाइज ये भी ब्रेकिंग करता है, पर यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जो ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे कोई वाटर का रिमूवल नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे तो एडिशन हो रहा है वाटर का। जब भी कोई, देखो जब भी कोई बॉन्ड को हमें ब्रेक करना होता है तो वाटर का एडिशन होता है। और मान लो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से पे वापस से बॉन्ड बनाना है। अब वो चाह रहे हैं कि भाई हमारा हाथ दुख गया है, दूसरे के साथ पकड़े हमें वापस अपन आपस में ही हाथ पकड़ लेते हैं। तो क्या करना है, इनको वापस से हम निकाल देते, बोलते हैं तुम जाओ। तो इनके हाथ वापस खाली हुए और इन्होंने फिर वापस से बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो वापस बॉन्ड बनाने में भी हम वाटर को रिमूव करते हैं, वाटर ऐड करते हैं बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वाटर को रिमूव भी करते हैं बॉन्ड को वापस बनाने के लिए। बट यहाँ पे लाइज में वो क्या कर रहा है, कोई वाटर का रिमूवल नहीं कर रहा है। यहाँ पे तो कोई अलग ही ग्रुप प्रेजेंट है, X and Y। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है यहाँ से। अब क्या हुआ, ये दोनों तो अलग निकल गए और इनके जो हाथ खाली हुए उन्होंने हाथ पकड़ लिए और वापस से डबल बॉन्ड बन गया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आ जाता है आइसोमरेज। आइसोमरेज्म जानते हो, जिनके फॉर्मूलाज तो सेम होते हैं पर स्ट्रक्चर डिफर होती है। तो ये एक चीज़ को दूसरी चीज़ में उसके स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज कर देता है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो आइसोमर्स क्रिएट करता है, ठीक है। एंड लाइगेट, और हम बोल सकते हैं इसको ग्लू। ये ग्लू का काम करता है, चिपकाने का काम करता है। तो ये क्या करता है, इन बॉन्ड्स को बनाता है। क्या बनाता है, इन बॉन्ड्स को बनाता है, मतलब ये बॉन्ड बनाने का काम करता है। और लाइज बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। लाइज ब्रेक करता है, लाइगेज बनाता है। समझ में आया? ठीक है। तो ये तो पूरा एंजाइम के बारे में बात हुई, बट एंजाइम की बात कंप्लीट नहीं होती विदाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कोफैक्टर्स। बट दिस वीडियो वुड बी क्वाइट लेंथी। अगर मैं कोफैक्टर्स भी यहीं पे डिटेल में देखती हूँ तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।